Hi everyone. In this video, we'll be discussing about Joint Seat Allocation Authority, that's JOSAA. So I will let you know that it's not any exam, but it's a common counseling process to manage and regulate joint seat allocation for admissions to 97 to 100 institutes. They include 23 IITs, 31 NITs, 23 IIITs, and 20 to 23 government funded technical institutes, that's GFTIs. This authority was set up by MHRD in 2017. In this year, 2020, its registration is expected to start from 6th of October. While registering for this, candidates will also have to select their choices of courses and colleges accordingly to their eligibility. It is to be noted that candidates are required to have qualified JEE Man or JEE Advanced to participate in it. During the counseling of JOSA 2020, two rounds of mock allotment will be held to help the candidates make correct choices for real allotment rounds. It will be conducted in 7 rounds. The seat allocation result will be released in online mode for every round. Candidates will be allotted according to their merit preferences and availability of seats in different institutes. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट JOSAA। बड़े सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि और बड़े सारे लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता है कि एग्ज़ाम है या क्या है। बट ये क्या होती है, एक ये अथॉरिटी होती है, मैनेज करती है डिफरेंट IITs NITs या GFTI जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, उनमें एडमिशन, उनके एडमिशन प्रोसेस को ही रेगुलेट करती है। तो क्या होता है कि इसके 6 स्टेप होते हैं इस प्रोसेस के, एंड द फर्स्ट वन इज रजिस्टरिंग फॉर इट। Candidates will have to register themselves in order to participate in JOSAA counseling. It can be done by using JEE exam roll number. There is no need for any candidate to fill his or her details, her personal details, her academic details, as they will be fetched from the JEE Man and Advanced forms. What candidates need to require at the time of registering for it, they need to update their contact details, and change of password of the account is mandatory. तो जो दूसरा स्टेप है वो है चॉइस फिलिंग। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। चॉइस फिलिंग आप चाहे इस प्रोसेस में करें या किसी दूसरी प्रोसेस में करें, तो चॉइस फिलिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या सीन होगा चॉइस फिलिंग का, जो स्टूडेंट्स ने बस JEE मेंस क्लियर करा होगा उनका अलग होगा, और जो स्टूडेंट्स ने JEE एडवांस्ड भी क्रैक करा होगा तो उनके लिए अलग सीन होगा। तो मैं आपको समझा दूं, जो JEE मेंस वाले होंगे तो उनके लिए बस NITs, IIITs और GFTIs वो वही इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकती हैं, और उनकी जो चॉइस फिलिंग जो पोर्टल उनका होगा तो उस पे वही इंस्टीट्यूट्स होंगे, उनके वहाँ पे IITs नहीं होंगे। और जो JEE एडवांस्ड वाले होंगे उनके वहाँ IITs के ऑप्शन भी मिलेंगे। तो क्या वहाँ पे आपको क्या करना है चॉइस फिलिंग में, तो पहले आपको कोर्सेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे और इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट में आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो उसके बाद वहाँ एक ऑप्शन आता है अरेंज फिल्ड चॉइसेस। तो उसमें आपको क्या करना है, प्रेफरेंस देनी है, कौन से इंस्टीट्यूट को आप प्रेफर कर रहे हैं उसको आप पहले नंबर पे रखिए, उसके बाद जिसको प्रेफर कर रहे हो उसको दूसरे नंबर पर रखिए। कौन से कोर्स को आप प्रेफर करना चाहते हो, आप जो कोर्स करना चाहते हो तो उसको आप पहले नंबर पर रखिए। उसके बाद जैसे आपकी चॉइसेस, मतलब किसी कोर्स में कम चॉइस है तो उसको आप सबसे लास्ट पे रखिए। तो ये इसी तरह जो एडवांस्ड वाले होंगे उनको IITs के भी ऑप्शन मिलेंगे, उनको डिफरेंट कोर्सेज भी उनके पास बड़े ज़्यादा ऑप्शन होगी उनके पास। तो इसमें डिलीट का एक भी ऑप्शन होता है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और पर्टिकुलर कोर्स सेलेक्ट किया है तो आप उसको बाद में मल्टीपल टाइम्स डिलीट कर सकते हो। बट ये जो चॉइस फिलिंग है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर एक चीज़ के लिए। तो आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप बड़े ध्यान से करेगा, इसको माइंड लगा के करेगा, और आप चॉइस फिलिंग में वही इंस्टीट्यूट्स पहले रखिए जिनमें आप पढ़ना चाहते हो। फिर बाद में क्या होता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार मैंने चॉइस फिलिंग करी थी बट मुझे वो कॉलेज नहीं मिला जिसमें मैं जाना चाहता था, मुझे वो इंस्टीट्यूट नहीं मिला जिसमें मैं जाना चाहता था। तो आप अकॉर्डिंगली चॉइस फिलिंग करिए, जिसमें आप जाना चाहते हो उसको ज़्यादा प्रेफर करिए, जो कोर्स आप करना चाहते हो उसको ज़्यादा प्रेफर करिए। अब जो तीसरा स्टेप है वो है चॉइस लॉकिंग। आपने जब चॉइस फिलिंग करी, आपने वही कॉलेज को प्रेफर किया जिनमें आप जाना चाहे, तो अरेंज आपने चॉइस जो चॉइसेस फिल करी उनको आपने अरेंज करा, तो उसके बाद आपको दो ऑप्शन आते हैं वहाँ पे, आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, और दूसरा ऑप्शन होता है आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि आप क्या करिए, आप लास्ट दिन जब इसका लास्ट डेट होगा तो उसी दिन उसको लॉक करिए। क्योंकि अगर आपके दिमाग में कभी भी कोई या कोई बड़ा आपसे, कोई एक्सपर्ट आपसे कहता है कि वो इंस्टीट्यूट आप अच्छा है, तो इसलिए अगर आप लास्ट पे क्लोज कर देंगे उसको तो आप उस टाइम
तक उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज जो आपके जहन में ना हो, तो आप किसी दूसरे से सुन रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जब चॉइस लॉक करेंगे तो उसके बाद आप फिर से उनको ऑल्टर नहीं कर सकते हो, आप उनको एडिट नहीं कर सकते हो। और अगर आप अब आपने चॉइस फिलिंग अगर आपने लॉक कर दी, तो उसके बाद आप क्या करिए, आप जो इंस्टीट्यूट्स आपने प्रेफर करिए उसका प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट आपका कैसे निकलेगा? आपको जेडबल मेंस या एडवांस्ड एडवांस्ड का जो रोल नंबर होगा आपका, आपको वो एंटर करके आप आराम से प्रिंट आउट ले सकते हैं इसका। The fourth step here is seat allotment, which will be conducted online on the basis of preference lists submitted by students and the merit list prepared by authorities. Candidates who qualify the cutoff criteria will be added to the rank list, which will be released by the particular authorities. अब पांचवा स्टेप है फी पेमेंट। तो अगर आपको काउंसलिंग में सीट मिलती है, आप कोई सीट अलॉट होती है, तो आपको फिर क्या होता है कि आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। तो उससे पहले जब आपको सीट अगर मिल जाती है, अगर आप कट ऑफ लिस्ट में आते हैं, तो आप क्या करिए, आपका एक वहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है। तो आप उस प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करिए और साथ में ई चालान भी होता है वहाँ पे। तो जो फ़ी अ, होती है इसके लिए, सीट एक्सेप्टेंस के लिए, वो जनरल कैटेगरी के लिए 45,000 और बाकी जो कैटेगरीज हैं तो वो 20,000 होती है। ये आप ऑनलाइन पे कर सकते हो अगर आपके पास एसबीआई नेट बैंकिंग है, या अगर आप ई चालान आपने डाउनलोड करा है तो आप उसके थ्रू भी इसको पे कर सकते हो। और ये जो फीस आपकी होगी, इसको आपके सेमेस्टर फीस में ऐड करा जाएगा। अगर आपने कहीं कॉलेज में आपने एक्सेप्ट करी, आपने वो कॉलेज को ज्वाइन किया, तो आपने जो आपका जो सीट एक्सेप्टेंस के लिए फ़ी आपने पे करी थी, वो आपके सेमेस्टर में भी ऐड हो जाएगा। अब सिक्स स्टेप है रिपोर्टिंग सेंटर्स। तो अगर आपको सीट अलॉट होती है, आपने उसके लिए फ़ी भी पे किया, तो उसके बाद आप क्या होता है कि आपको सेंटर्स, पर्टिकुलर सेंटर्स पे जाना पड़ता है, जहाँ उन्होंने आपको जैसे एनआईटीज़ होती हैं, डिफरेंट आईआईटीज़ होती है, अगर जहाँ पे आपको सीट अलॉट हुई हो, तो आपको वहाँ जाके क्या करना पड़ता है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाना पड़ता है वहाँ पे। और आपके जो सेमेस्टर की रिमेनिंग फ़ी होती है, वो आपको वहाँ पे करनी पड़ती है। तो आप यह ध्यान में रखिए कि आप अपने पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाइए। क्या क्या है कि अगर आपकी एक बार अगर आपकी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल होती है, तो आपको अगर आपको सीट मिली है तो वो कैंसिल हो जाती है, वो सीट आपको दोबारा नहीं मिलेगी फिर। And the last step of this process is the submission of original documents at particular centers. तो आपने फीस भी पे करी, आपको सीट एलोकेट जब हुई थी, तो उसके बाद आपने फ़ी पेमेंट करी जो काउंसलिंग की फ़ीस होती है। तो उसके बाद जब आपने जो सेंटर होता है आपका, कोई पर्टिकुलर एनआईटी या आईआईटी, आप वहाँ पे गए, आपने वहाँ पे अपने पहले क्या कराना होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई कराना। उसके बाद आपको अपने जैसे फ़ोटोग्राफ साथ लेने पड़ते हैं, आधार कार्ड वगैरह, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे। और वो जो फ़ी रिमेनिंग होती है आपको सेमेस्टर की, वो आपको पे करनी पड़ती है जब आप ज्वाइन करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ होती है, तो आपको वो कॉलेज नहीं मिल सकता। इसके यहाँ पे बड़ी सारी और भी रिक्वायरमेंट्स है। आप एक बार साइट पे जाके चेक करिएगा कि क्या क्या आपको साथ ले जाना है। वहाँ पे एनआईटीज़ में अलग होगा, आईआईटीज़ में अलग होगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप डेफिनेटली एक बार उनकी साइट पे जाके देखिए कि वो वहाँ पे किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, तो आप वो ज़रूर लेके जाइएगा। तो ये सबसे पहला स्टेप है अगर आपको JOSAA काउंसलिंग में हिस्सा लेना है तो। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी JOSAA के बारे में। आई होप कि आपको इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी अपडेट्स के लिए, और इस वीडियो को वो लोगों तक शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत हो। थैंक यू।